हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर चैप्टर नंबर 1 हमने क्लियर किया। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स मैंने कवर की है, तो आप इसको जरूर देखिए। तो अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जब भी बात आएगी तो क्या होगा कि सिंस द dawn of civilization there have been many attempts to classify living organisms। मतलब कि जब से ह्यूमन मतलब कि दुनिया में जब से लोग रहने लगे हैं तब से बहुत ही तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा रहा है। अब इसको जो क्लासिफाई किया जा रहा है ये सभी अलग अलग तरीके से हो रहा है। इसको साइंटिफिक तरीके से नहीं हो रहा है, मतलब कि साइंटिफिक क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए नहीं हो रहा था। पहले जो क्लासिफिकेशन हो रहा था वो क्लासिफिकेशन किस तरह से हो रहा था? वो हो रहा था हमारा फूड, मतलब कि हमें खाना, रहना और कपड़े, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन हो रहा था, मतलब कि उसके हिसाब से चल रहा था पहले के टाइम। जब एरिस्टोटल आए, एरिस्टोटल आपको पता होगा एरिस्टोटल कौन है, हमने चैप्टर नंबर 1 में थोड़ी बात की थी। एरिस्टोटल जो है उनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। एरिस्टोटल जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे, मतलब कि फर्स्ट जो उन्होंने इन्वेंशन शुरू किया, तो मोर साइंटिफिक बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। बहुत सारे उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे साइंटिफिक तरीके से अगर क्लासिफिकेशन किया है किसी ने तो वो है एरिस्टोटल। मतलब कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले सिंपल बातें मतलब कि सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्लासिफाई किया, मतलब कि ध्यान में रखा और प्लांट्स को क्लासिफाई किया। प्लांट्स को सबसे पहले उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से क्लासिफाई किया और उन्होंने ट्रीज, श्रब और हर्ब्स में इसको कन्वर्ट किया, मतलब कि देखा, क्लासिफाई किया। सबसे पहले किस हिसाब से? मॉर्फोलॉजिकल हिसाब से उन्होंने देखा कि भाई प्लांट्स को 3 टाइप के अंदर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्रीज, श्रब और हर्ब्स को हम अलग अलग तरीके से एरिस्टोटल ने वो किया। अब उन्होंने प्लांट्स को तो क्लासिफाई कर दिया, उसके बाद उन्होंने सोचा तो एनिमल्स को भी क्लासिफाई करते हैं। तो एनिमल्स को भी उन्होंने 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। एक ग्रुप था विच हैड रेड ब्लड, मतलब कि जिसके अंदर रेड ब्लड था, और दूसरा जो ग्रुप था जिसके अंदर रेड ब्लड नहीं था। दूसरे ग्रुप में क्या किया उन्होंने? रेड ब्लड नहीं था, मतलब कि एनिमल्स को उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया कि जिसके अंदर रेड ब्लड है और जिसके अंदर रेड ब्लड नहीं है। और प्लांट को उन्होंने जो क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरिस्टोटल जो है वो एरिस्टोटल जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया और सबसे पहले उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में और एनिमल्स को रेड ब्लड और जिसके अंदर रेड ब्लड नहीं है उसके अंदर उन्होंने मतलब कि क्लासिफाई किया। ओके दोस्तों, समझ में आ गई बात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जब हम आगे देखेंगे कि लीनियस जब आए तो लीनियस ने क्या किया कि लीनियस के देखा कि भाई एरिस्टोटल ने ये सब काम किया है, तो लीनियस टाइप 2 किंगडम सिस्टम। लीनियस ने क्या किया वो टाइम पे? 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थी वो उन्होंने रिलीज किया, प्लांटे और एनिमेलिया। मतलब कि उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया लीनियस, और उन्होंने प्लांटे और एनिमल किंगडम बनाया। तो जिसके अंदर किसको इंक्लूड करेंगे? तो प्लांटे में प्लांट्स को इंक्लूड करेंगे
और एनिमल्स के अंदर उन्होंने एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स को ऐड किया। और ये जो सिस्टम थी वो सिस्टम अभी तक मतलब कि बहुत लंबे समय तक इसका यूज हो रहा था, लेकिन ये जो सिस्टम थी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि ये जो सिस्टम थी वो यूकैरियोट्स मतलब कि यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के जो फोटोसिंथेटिक है और नॉन फोटोसिंथेटिक है उन सभी में कोई भी भेद नहीं रखती थी। मतलब कि सबको एक समान प्लांट और एनिमल सिर्फ दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। यूकैरियोट को अलग नहीं किया गया था, प्रोकैरियोट को अलग नहीं किया गया था, यूनिसेल्युलर को अलग नहीं किया गया था, मल्टीसेल्युलर को अलग नहीं किया गया था, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी अलग नहीं किया गया था। और उन सबको जिस जिससे कैरेक्टर मतलब कि प्लांट्स के साथ मैच आते हैं तो प्लांट्स में और एनिमल से मैच आते हैं तो एनिमल, उसके अंदर ये डाले गए थे। मतलब कि कोई डिफरेंट देखा नहीं गया था आज तक, मतलब कि बहुत लंबे समय तक इसको देखा नहीं गया था। अब ये जो क्लासिफिकेशन थी प्लांट्स और एनिमल्स वाली वो बहुत ही इजीली किया गया था, मतलब कि इजीली डन था और इजीली समझ सकते हैं। but a large number of organisms did not fall into either category। मतलब हम समझ तो इजीली समझ सकते थे, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जिसको हम कोई कैटेगरी में नहीं रख पा रहे थे। तो क्या करेंगे, तो इसके हिसाब से टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो टेक्निक थी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इन डेकेड। मतलब कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत लंबे समय तक यूज हुआ, लेकिन उसका जो यूज था वो इनडेकेड था, मतलब कि अपर्याप्त था, मतलब कि वो जितनी जरूरत थी उतना नहीं था। तो फिर क्या हुआ, तो मॉर्फोलॉजी एंड was also felt for including other characteristic like cell structure। मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल के अलावा भी हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स की जरूर हुई, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, हमें सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इस सभी चीजों की मतलब ये सभी कैरेक्टरिस्टिक की हमें जरूरत महसूस हुई कि ये सभी कैरेक्टर्स होने चाहिए। अकेले मॉर्फोलॉजिकल के हिसाब से अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके अंदर हर एक मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए सेल स्ट्रक्चर को लेना चाहिए, नेचर ऑफ वॉल को भी लेना चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी लेना चाहिए, हैबिटेट को भी ध्यान में रखना चाहिए, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को भी ध्यान में रखना चाहिए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखना चाहिए। और इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। मतलब कि ये सभी कैरेक्टर्स को हम देखते जा रहे हैं, इसके हिसाब से बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। ओके, अब जब आगे बात आएगी कि प्लांट और एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, the understanding of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing. The number of nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time। मतलब कि एनिमल और प्लांट्स को अलग अलग तरीके से उन्होंने डिफरेंट तरीके से क्लासिफिकेशन किया, अलग अलग ग्रुप्स में रखा, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, फिर भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहे। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने इसको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। जो बात हमारे बुक में नहीं है, मतलब कि टू किंगडम तक हमने बात की है कि टू किंगडम लिनियस ने दिया, सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि जो मुझे समझाने की मुझे जरूरत लगी कि अंस हैकल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ये याद रखना है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अंस हैकल ने दिया, और वो थ्री किंगडम कौन कौन से थे, एनिमलिया, प्लांटी एंड प्रोटिस्टा। ये तीन जो किंगडम थे वो अंस हैकल ने दिखाए, मतलब कि बताए। हम कहते हैं कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग कुछ ना कुछ ऐड किया,
तो ये 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम अंस हैकल ने दिया। उसके बाद कॉपलैंड, उसके बाद जो साइंटिस्ट आए कॉपलैंड, उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन ऐड किया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने क्या किया, तो नया मोनेरा ऐड किया, मोनेरा, और प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया जो हंस हैकल ने दिया था वही यूज किया कि भाई ये 3 तो बराबर है, लेकिन इसके अंदर एक मोनेरा जो है वो किंगडम भी आना चाहिए, ऐसा कॉपलैंड का कहना था। तो मतलब 2 किंगडम एनिमलिया और प्लांटी। 3 किंगडम के अंदर हमने ऐड किया प्रोटिस्टा, 3 किंगडम ने हमें ऐड किया प्रोटिस्टा, और 4 किंगडम में हमने ऐड किया मोनेरा। तो ये हो गए हमारे अलग अलग साइंटिस्टों के उनके टाइम के अलग अलग किंगडम डिवाइडेशन की बात है। अगर हम इससे आगे जाएंगे, इससे आगे अगर हम जाते हैं तो उसके आगे जब हम जाते हैं तो बात करेंगे कि 3 किंगडम हो गया, 4 किंगडम हो गया, तो अब क्या होगा, तो अब आएगा 5 किंगडम। मतलब ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे इस चैप्टर के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमें बहुत सारी बातें करनी है। तो ये साइंटिस्ट का नाम हमें याद रख लेना है, सभी साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, लेकिन ये R.H. व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर जिन्होंने 5 किंगडम मतलब के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। और उसके अंदर कौन कौन से किंगडम्स बनाए, तो सबसे पहले उन्होंने मोनेरा, मोनेरा तो था ही, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा भी था 4 किंगडम तक। अब ये नया कौन सा आया, फंगाई, फंगे, ये जो किंगडम था ये न्यू ऐड किया। उसके बाद प्लांटे और एनिमेलिया, तो ये 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन थे वो 5 किंगडम उन्होंने अपने मतलब के क्लासिफिकेशन के अंदर दिए कि ये 5 किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कौन कौन से कैरेक्टर, कौन कौन से क्राइटेरिया में क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया हमें देखने चाहिए, तो वो क्राइटेरिया की जब हम बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर हमने देखा है सेल स्ट्रक्चर, हमने सेल स्ट्रक्चर देखा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देखा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा, और रिप्रोडक्शन भी देखा गया, रिप्रोडक्शन भी देखा गया, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखे गए। ये सभी कैरेक्टर्स को मतलब ये सभी चीजों को उन्होंने देखा और उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने रिलीज किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने बनाया कि भाई ये सभी चीजें देखने के बाद मुझे पता चलता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हमें हर एक जो किंगडम है उसके बारे में हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, और ये टेबल हमारी बुक में दिया गया है, लेकिन मैंने टेबल के हिसाब से नहीं, लेकिन अलग अलग किंगडम को हर एक कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मैंने चार्ट्स बनाए, वो हम देखेंगे